सुप्रभात। स्वागत है आपका गैरडू ईस्ट में। कल गैरडू नॉर्थ से बस मेट्रो पकड़ी थी आईफिल टावर के लिए। आज गैरडू ईस्ट से मेट्रो पकड़ेंगे लूव्र म्यूजियम के लिए। देखिए शानदार है। ये है म्यूजियम दी लूव्र। लूव्र जो भी कह लीजिए, LOUVRE। लूव्र यूके और यूएस इंग्लिश में। विकिपीडिया पे आपको लूव्र मिलेगा। ये काफी बड़ा है। आई थिंक 60 किलोमीटर स्क्वायर, 60,600 मीटर स्क्वायर था, तो मेरे ख्याल से वो कन्वर्ट कर लीजिए। अच्छा, तो इसकी कहानी ये है कि आज से करीब 900 साल पहले, आई थिंक 1110 में, ये एक किला था। फिर इसको तोड़ के 16वीं शताब्दी में पैलेस बना। फ्रेंच राजा की शायद यहाँ पे जो है सीट हुआ करती थी, जो भी शासक रहे होंगे। और फिर आए हमारे जो हैं नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने 1801 में, अच्छा, जब नेपोलियन के पहले के जो राजा वाजा हुआ करते थे ना, वो यहाँ पे अपने वो आर्टिस्ट वगैरह, आर्टिस्टिक क्राफ्ट्स उसको मतलब वो उसका संग्रह रखते थे। राजाओं के जैसे शौक होते हैं, तो उस हिसाब से कला के कदरदान राजा कुछ हुआ करते होंगे, तो रखते थे। तो एक छोटा सा संग्रहालय था यहाँ पे। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट को था कि मैं बनूंगा यहाँ पे कला को प्रमोट करने वाला पायनियर। तो उन्होंने उसको इंटेंशनली एक आर्ट म्यूजियम के रूप में डेवलप किया। और फिर ये देखिए पोज दे रहे हैं। और फिर यहाँ पे दुनिया भर की कलाकृतियाँ जो हैं अलग अलग देशों से लाई जाने लगी। युद्ध में जीतने के बाद ही लाई जाती होंगी ऑब्वियसली। गिफ्ट तो शायद कम ही लोग करते होंगे, इतनी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन फिर हुई एक ट्रीटी। अच्छा, ये बात ना 1800 की है, 1800 के आसपास की। और नेपोलियन जो है, उन्होंने इसका नाम ही रख दिया म्यूजियम का, नेपोलियन म्यूजियम, क्योंकि ब्रांडिंग जो अपनी कर रहे थे अच्छे से। तो फिर उसके बाद हुई एक ट्रीटी टाइप से कुछ। और फिर फ्रांस को बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स वापस लौटाने पड़ गए उन देशों को जहाँ से लाया गया था। कुछ ही आर्टिफैक्ट्स अपने पास रखने की अनुमति मिली उनको। और उसके बाद जो है, लेकिन तब से क्रेडिट गोज टू नेपोलियन कि इसको एक म्यूजियम के रूप में डेवलप किया गया। फिर धीरे धीरे बढ़ता ये इतना बड़ा इसका जो है परिसर हो गया है। 60 किलोमीटर स्क्वायर आई गेस। 60 तो बहुत ज़्यादा हो गया। देख लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा, अंदर भी होगा। क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे आपको पूरा दिन लग जाएगा। अगर आप पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। और भी बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं। और एक है वो लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा, वो भी यहीं पे है। तो ये है हिस्ट्री इस म्यूजी दी लूव्र की। अब हम जाते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या है इस म्यूजी दी लूव्र में। अच्छा, जो पिरामिड है मेरे पीछे, इसकी भी एक स्टोरी क्या, ये बाद में बनाया गया। और इसके नीचे एक गैलरी बनाई गई है अंदर, जमीन के अंदर, और उसमें नेचुरली लाइट जाए उसके लिए। ये पता नहीं क्यों किया गया, लेकिन फिलहाल एक नीचे गैलरी है और ये इस पिरामिड से लाइट अंदर जाती है। और कुछ इंस्टॉलेशन भी दिख रहा है पिरामिड के अंदर। लेट्स सी। ये वही फेरिस व्हील जो कल आईफिल टावर के ऊपर से दिख रहा था। ये कोई लुई वुई 6-5वें अपने कोई राजा हैं, घोड़े पे बैठे हुए। काफी बड़ा परिसर है। ये तो बाहर का ही है अहाता। ये जो लाइन दिख रही है,
ये बिना टिकट वालों की लाइन है जो यहाँ टिकट खरीदेंगे, जैसे कि मैं। और उधर जो लाइन लगी है वो छोटी लाइन है जिन्होंने ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा लिया है। तो हम अंदर एंटर कर चुके हैं और ये जो बड़े वाले पिरामिड के अंदर दिख रहा था बाहर से इंस्टॉलेशन, ये पता नहीं क्या गठरियाँ बांध के टांग दी हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मैं बता नहीं सकती। आप लोग को पता चले तो बताइएगा। कलरफुल है, सही लग रही हैं, पर गठरियों जैसा लग रहा है कुछ। तो चलते हैं नीचे। टिकट ले लिया है म्यूज़ियम का और ये इन्फॉर्मेशन डेस्क पे आपको अलग अलग भाषाओं में ब्रोशर मिल जाएगा इसका अंदर गाइड करने के लिए। यहाँ देखिए हिंदी में स्वागत। तो स्वागत हो गया है, चलते हैं म्यूज़ियम देखने। तो यहीं कहीं मोनालिसा है शायद। ये मूर्तियाँ पेंटिंग अलग अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स के लिए और अलग अलग देशों के आर्टिफैक्ट्स के लिए अलग अलग सेक्शन है यहाँ पे। क्योंकि मोनालिसा और कई और आर्टिफैक्ट्स काफ़ी फेमस हैं तो जगह जगह उनके लिए साइन लगा है कि अगर ये देखना है तो इधर जाइए। मोनालिसा तो यहाँ पे लगभग 35,000 कलाकृतियाँ हैं जो कि 13.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। इस म्यूज़ियम का जो एरिया है, मैं 60 किलोमीटर स्क्वायर बता रही थी, वो नहीं है, 13.5 किलोमीटर स्क्वायर है और 35,000 आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे तरह तरह के। और विडंबना देखिए, नेपोलियन ने इस पे फोकस किया था पहले से। ये जो पहले किला था फिर महल था, कई बार बना टूटा, महल बना किले से, लेकिन इसे एक म्यूजियम आर्ट संग्रहालय के रूप में, कला संग्रहालय के रूप में विकसित करना है, ये आइडिया नेपोलियन का था। मगर आज इसका नाम बदल के म्यूजियम दी लूवर कर दिया गया है, ना कि नेपोलियन म्यूजियम। मैं फिर से देख लूँ मोनालिसा कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग मोनालिसा की ही पेंटिंग, मतलब और भी आते होंगे लेकिन ये बहुत फेमस पेंटिंग है, तो ये ध्यान से देखते रहिएगा आप। जरा सा आप आगे बढ़ेंगे आपको एक और एरो दिखेगा कि मोनालिसा की पेंटिंग इधर है। तो हाँ, इसके अगर एरिया की बात करें, मैं जो कर रही थी, जो लखनऊ आसपास सीतापुर उधर के इलाके के रहने वाले लोग हैं वो उनके समझ मतलब वो समझ सकते हैं, क्योंकि उधर एक जगह है सिधौली। तो जो अपना सिधौली है उसका एरिया 12 किलोमीटर स्क्वायर है और ये उससे 1.5 किलोमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। तो समझ जाइए कि कितना बड़ा संग्रहालय है ये, 13.5 स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ गई मोनालिसा, फिर से सर्च करना पड़ेगा। तो फाइनली इतना पूछ पाछ के हम पहुंच गए हैं मोनालिसा के पास। आप देखेंगे तो हंसेंगे कि मोनालिसा सामने वाली जो बड़ी सी काली दीवार है उस पर चिपकी हुई है और सबसे ज़्यादा लाइन, सबसे ज़्यादा भीड़ सिर्फ मोनालिसा को देखने के लिए। ये जो लंबी सी क्यू है सिर्फ मोनालिसा को देखने के लिए लगी हुई है। छोटी सी पेंटिंग है, 30 इंच और 21 इंच, 30 इंच लंबी, 21 इंच चौड़ी। ये देखिए, तो मैं भी लग गई हूँ लाइन में। सुना था कि काफ़ी छोटी, आप देखें बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है, इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी पेंटिंग्स क्रॉस करके मैं आई हूँ सिर्फ
मोनालिसा को देखने के लिए ज़्यादातर लोग। पता नहीं क्यों फेमस है, कहते हैं बहुत मिस्टीरियस स्माइल है, मगर ऐसा कुछ लगता तो नहीं है मुझे, लेकिन हो सकता है शायद मैं कला की सच्ची कदरदान ना हूँ। तो हम काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं मोनालिसा के। अच्छा, मोनालिसा की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे वही इटालियन अपने जो पेंटर हैं लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने 1503 में मोनालिसा पेंट करनी शुरू की। इतनी छोटी सी पेंटिंग है और 4 साल लग गए उनको इसे पेंट करने में। और ये कहा जाता है कि इटली में ही फ्लोरेंस के जो व्यापारी थे फ्रांसिस्को आई गेस, उनकी पत्नी लीजा, उनसे इंस्पायर्ड है ये पेंटिंग। एंड मोनालिसा का मतलब है, मोना मतलब मोना मैडोना का छोटा रूप है, जिसे मैडम कहा जा सकता है। मैडम का मतलब माई लेडी। तो मोना बोले तो मैडोना, बोले तो मैडम, बोले तो माई लेडी। एंड लीसा मतलब लीसा, उन बिजनेसमैन फ्रांसिस्को की पत्नी। तो 4 साल उनको लग गए। 1503 से 1507 तक उन्होंने इसे बनाया। कहीं कहीं आपको 1516 तक का भी टाइमलाइन मिल जाएगा, लेकिन उसके 300 साल बाद 1800 के करीब वही नेपोलियन बोनापार्ट, 1800 के आसपास कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के बेडरूम में मोनालिसा सुसज्जित थी ये पेंटिंग जो है। एंड फिर इसको लाया गया लूवर म्यूज़ियम में, जो कुछ साल 2-4 साल पहले ही कुछ साल पहले ही खुला था। और तब से ये करीब 70-80 साल तक इसी म्यूज़ियम में रही। मगर फिर 1881 में एक आदमी पैदा हुआ, पेरुगिया कुछ ऐसा नाम था। फिलहाल वो कुछ साल बाद यहाँ काम करने आए, वो जो व्यक्ति था, और वो भाई ले उड़े मोनालिसा की पेंटिंग को। ये बात है 1881 में पैदा हुए। 1911 में 30 साल के जब वो हुए तो उन्होंने 1910 इनफैक्ट 1911 में कहा जाता है पता चला, लेकिन 1910 में ही ये डिसअपियर हो गई थी पेंटिंग जो है। तो 29-30 साल की उम्र में उस आदमी ने मोनालिसा को गायब कर दिया। और 3 साल बाद चोर पहले पकड़ लिया गया, कुछ और यहाँ के आर्टिफैक्ट्स या और जगह के आर्टिफैक्ट्स पकड़ लिए गए थे, जब्त कर लिए गए थे, लेकिन मोनालिसा जाकर के मिली हैं 1913 में दिसंबर में फाइनली। मतलब 11 दिसंबर को पकड़े गए थे वो भाई साहब, और तब जाके मोनालिसा वापस आई हैं। अच्छा, ये ना टूर भी करती रहती हैं, यूएस गई थी, टोक्यो गई थी, तो जगह जगह का टूर करती रहती हैं ये। अब इधर पता नहीं कितने सालों से नहीं गई हैं, यहीं पे हैं, सुरक्षित हैं। 1913 के बाद से, खासतौर से जब से चोरी के बाद वापस मिली हैं, तब से यहीं पे एकदम इस ग्लास के पीछे सजा दी गई हैं ताकि कोई इनको चुरा ना ले जाए। तो ये है लियोनार्डो दा विंची की, इनफैक्ट पूरी दुनिया की सबसे मशहूर कलाकृति, वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट्स पेंटिंग्स, मोनालिसा। छुटकू सी ओरिजिनल पेंटिंग। ये इससे आगे नहीं जाया जा सकता है, ये घेरेबंदी में है। मैडम मोनालिसा, मैडम लिसा। तो यही थी मोनालिसा, जिनके लिए ज़्यादातर लोग ये म्यूज़ियम आते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। हालांकि बाकी सारी पेंटिंग्स आप तसल्ली से देखिए, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, मगर मोनालिसा की तो बात ही अलग है। अच्छा, ये रीज़न मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की कि मोनालिसा इतनी फेमस क्यों है। पता नहीं, आप में से किसी को पता हो तो बताइएगा। मिस्टीरियस स्माइल, कुछ लोग कहते हैं ये भी कि शायद ये औरत की नहीं, एक आदमी की पेंटिंग है जो औरत बन के बैठा था। और वैसे तो जो व्यापारी की पत्नी है उनकी पेंटिंग ज़्यादा, मतलब उनका नाम इससे जुड़ा हुआ है, पता नहीं। अच्छा, यहाँ पे मोनालिसा के बारे में सब बहुत ज़्यादा डिटेल दी हुई है पूरी। तो 1503 में काम करना शुरू किया पेंटिंग पे, और 1516 तक इसको अपने साथ ही लेके घूमे जहाँ जहाँ गए। 1516 में किंग फ्रैंकोइस के इनविटेशन पे, किंग फ्रैंकोइस प्रथम, उनके इनविटेशन पे उनसे मिलने गए।
वहाँ और जो राजा थे उनको ये अधूरी पेंटिंग ही इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसको रख लिया अपने रॉयल कलेक्शन में। इस तरह ये लियोनार्डो से रॉयल कलेक्शन का हिस्सा बन गई पेंटिंग। और भी लिखा हुआ है कि कैसे ये सिल्क, क्योंकि सिल्क व्यापारी की पत्नी थी तो इनका जो पूरा ड्रेस था वो सिल्क से, ट्रांसपेरेंट सिल्क से कवर्ड रहता था। पारदर्शी सिल्क का हल्का सा कपड़ा रहता होगा ऊपर। और ये जो बैठी हैं ये खुली गैलरी है जिसमें ऊपर छत है लेकिन बाकी सामने से खुली गैलरी है। और इनके पीछे पहाड़, घूमती हुई सड़क ऐसे सांप की तरह लहराती हुई दिख रही है। ये शायद इमेजिनरी लैंडस्केप है जो विंची ने क्रिएट किया था। ज़रूरी नहीं है कि शायद ये हो ही पीछे, उन्होंने इमेजिनेशन से अपना जो है पीछे लैंडस्केप, ये पहाड़ वहाड़ बना दिए। ये है घाटी, ये नीचे सरपीली सड़क और पहाड़। और अब आते हैं इनकी स्माइल पर। इनकी स्माइल के बारे में कहते हैं कि एक स्फ्यूमैटो कोई पेंटिंग की तकनीक होती है जिसमें बहुत सारी लेयर्स पिगमेंट्स की यूज़ की लियोनार्डो ने, ताकि इनकी स्माइल, बहुत सटल सी स्माइल, हल्की सी स्माइल को उभारा जा सके। तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि इनके होठों के किनारे किनारे जो हल्का सा गहरा हिस्सा है और उसको कवर करता हुआ उजला हिस्सा है, तो ये इसी पेंटिंग की तकनीक से शैडो से लाइट का जो बहुत हल्का सा ट्रांजिशन है वो क्रिएट किया गया है, ताकि ऐसा लगे कि ये बहुत हल्के से मुस्कुरा रही हैं किसी को ग्रीट करने के लिए, किसी का स्वागत करने के लिए। तो इतनी सारी जानकारी मुझे यहाँ से मिली है। स्केच द लोअर पार्ट ऑफ लैंडस्केप। मोनालिसा के पीछे जो पेड़ और पहाड़ और नदी वगैरह दिख रही है उसका निचला हिस्सा फाइनली वो आखिर तक कंप्लीट नहीं कर पाए थे। यहाँ पे जानकारी दी है कि 1916 में राजा ने खरीद ली थी पेंटिंग, लेकिन कहा जाता है कि 1516 में खरीद ली थी पेंटिंग, लेकिन एक कहानी और भी है कि 1519 में उनकी डेथ हो गई थी लियोनार्डो की 67 साल की उम्र में, और वो अपनी पेंटिंग पूरी नहीं कर पाए थे। उसके पहले उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, बीच में उनको इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि उनके दोनों हाथों में चोट लग गई थी और इसलिए वो इस पेंटिंग को पूरा नहीं कर पाए थे। और हाँ, शायद इसको जो व्यापारी थे जिनकी पत्नी थी ये मैडम लीसा, उन्होंने बनवाने का ऑर्डर दिया होगा, क्योंकि जैसी कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं कि जिसने ओरिजिनली इस पेंटिंग का ऑर्डर दिया था उसको तो ये मिली ही नहीं वापस। तो लियोनार्डो जी ने ऑर्डर लिया, इतने साल तक पेंटिंग बनाते रहे, कुछ हिस्सा पूरा नहीं कर पाए। फाइनली वो राजा के पास चली गई और जिसने ओरिजिनली इस पेंटिंग का ऑर्डर दिया था उनको नहीं मिली। तो इस पेंटिंग की बहुत सारी कहानियां हैं, मे बी इसी वजह से बहुत फेमस हो, इसी वजह से, यही सारी वजहें, चुरा ली गई, कैसे ये अधूरी रही और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी गई, नेपोलियन की फेवरेट रही। तो इस कलाकृति के साथ जुड़े जो दिलचस्प किस्से हैं वो इसको बहुत पॉपुलर बनाते हैं, आई थिंक सो। तो ये थी मैडम माई लेडी मैडोना मोना लिसा। तो अब हम फुर्सत से देखेंगे और जो कुछ भी दिखता है सही लगता है, क्योंकि अब कोई प्रेशर, मतलब ये टारगेट नहीं है कि मोनालिसा को ही देखना है। एंड अगेन आई स्ट्रांगली बिलीव कि इससे जुड़े जो इतने सारे किस्से हैं उनकी वजह से मोनालिसा फेमस है बहुत ज़्यादा। और वो वरना ये स्माइल और खूबसूरती या मार्वेलस पीस ऑफ पेंटिंग, वो सब पहलू मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इससे जुड़े जो किस्से हैं वो उनकी वजह से ये इतनी पॉपुलर हो सकती है। ख़ास तौर से जो चोर जो है,
चुरा ले गया इसको, उसने इसको और पॉपुलर कर दिया होगा। और दूसरी बात, कला की मुझे समझ नहीं है, ये भी एक पॉइंट है, लेकिन ये मशहूर पेंटिंग थी इसलिए मैं देखने चली आई थी। बाकी भाई ये म्यूज़ियम ऐसा है कि आप आइए, रोज़ देखिए, रोज़ घूमिए, ख़त्म ही नहीं होगा। आप कितना घूमेंगे भाई, एक दिन में तो, एक दिन छोड़िए 4 दिन में नहीं आप इसको पूरा कर पाएंगे। एक एक पेंटिंग देखने बैठेंगे, एक एक मूर्ति देखने बैठेंगे, उसके बारे में जानकारी जुटाने बैठेंगे। 35,000 कलाकृतियाँ हैं, मजाक है क्या। ये स्कल्पचर है द विंग्ड विक्ट्री, ग्रीक की गॉडेस नाइक, उनकी मूर्ति है ये, जो कि विजय का स्वरूप है। शी पर्सोनिफाइज विक्ट्री। 119 BC में ये मूर्ति तैयार हुई थी, 8 फीट की है। नाव के ऊपर सवार हैं ये, इनका सिर नहीं है, पंख है। देवी, ये जो ग्रीक देवी हैं, ये भी यहाँ की मशहूर कलाकृति है। और ये जो पेंटिंग है ये स्वयं नेपोलियन की पेंटिंग है, उनके ताजपोशी के टाइम की, वो और एम्प्रेस जोसेफिन। ये नोत्र-डेम जो कैथीड्रल है, कैथीड्रल मतलब प्रमुख चर्च, उसमें हुई थी ये ताजपोशी दिसंबर 1804 में। और उसके 3 साल बाद ये पेंटिंग जो है बन के तैयार हुई है। इतनी बड़ी पेंटिंग है, अब राजा खुद अपनी पेंटिंग बनवाएंगे तो बड़ी तो होगी, बहुत बड़ी। लेकिन फिर भी देखिए, ये पेंटिंग उतनी फेमस थोड़े ना है जितनी मोनालिसा है। 30 इंच की पेंटिंग ने इतनी बड़ी पेंटिंग को हिल कर दिया है। जिन्होंने बनवाया ये म्यूजियम, उनकी अपनी ताजपोशी की पेंटिंग, इतनी बड़ी पेंटिंग को देखने के लिए लाइन नहीं लग रही है। और ये है ग्रीक गॉडेस एफ्रोडाइट। और इस कलाकृति का नाम है एफ्रोडाइट्स ऑफ मिलोज। मिलोज या माइलोज, MILOS, ये है उसका स्पेलिंग, उच्चारण आप देख लेना। तो एफ्रोडाइट ऑफ मिलोज को ये ग्रीक गॉडेस एफ्रोडाइट, और रोमन में इनको वीनस कहा जाता है। तो इनको आप तो वीनस ऑफ मिलोज या एफ्रोडाइट ऑफ मिलोज के नाम से ये कलाकृति मशहूर है। और इनके नाम के साथ मिलोज कैसे जुड़ा, क्योंकि ये स्टैचू, ये कलाकृति जो मिली थी, ये सिक्लेडीज द्वीप समूह के एक मिलोज द्वीप, उस पर मिली थी। वहाँ से ये मूर्ति पाई गई और फिर इसको संरक्षित किया गया। तो इस तरह से इस कलाकृति का नाम पड़ा एफ्रोडाइट और वीनस ऑफ मिलोज। ये भी यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्टिफैक्ट्स में शामिल है। इस म्यूजियम में तो आप घूमते ही रहेंगे, लेकिन जहाँ भी खिड़कियाँ मिले बाहर नज़र दौड़ा लीजिए। सिर्फ कलाकृतियों के लिए नहीं, पूरा पैलेस हुआ करता था भाई। मतलब बहुत इसके अपने आर्किटेक्चर के लिए भी ये बहुत मशहूर है। यहाँ पे जो गार्डन है उसके लिए। तो सिर्फ कलाकृतियाँ ही देखने में इतना टाइम लग जाएगा, बाकी महल की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये जो बक्सा है नक्काशीदार सुनहरा, बहुत समय तक समझा जाता था कि ऑस्ट्रिया की रानी एने उनका है, लेकिन हाल ही में पता चला कि ये उनका नहीं है, बल्कि लुई 14वें जो राजा थे उनका ज्वेलरी का बक्सा था ये, जिसे पर्शिया से मंगाया गया था।
पर्सिया में कोई जैकब ब्लैंक थे जिन्होंने इसको तैयार किया था। न्यूरेमबर्ग में। तो इसकी नक्काशी देख के लग जाएगा कि ये पर्शिया ये कहीं इधर साइड से आया होगा। अपने यहाँ भी ऐसे ही इस तरीके के होते हैं। ये कोई बड़ा आलीशान सा हॉल है जिसमें दूर से देखेंगे तो कुछ पेंटिंग जैसे 3D पेंटिंग लग रही है, जैसे लबादा ओढ़े खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि मूर्ति कम पेंटिंग है ये, लेकिन ये सब पेंटिंग है। तो ये कालीन, कुर्सियाँ, ये लकड़ी का फर्नीचर, ये जो भी आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये सब कलाकृतियाँ ही हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से लाई गई ये कालीन। इनफैक्ट ये भी इतना बड़ा कालीन, अलमारी, पर्दे नहीं बाकी सब। ये देखिए छत पे भी जो है पेंटिंग बनी हुई है। अच्छा, ये जो कारपेट मैं बता रही थी, असल में जो लुई 14वें राजा थे, इन्होंने ठेका दिया था 93 ऐसी बड़ी बड़ी कारपेट्स का, ताकि पूरा जो ग्रैंड गैलरी है लूव्र की, बड़ी सी गैलरी है, जो भी है सब गैलरी वैलरी होगा, इसको कालीनों से ढका जा सके। लेकिन बीच में इनका जो कोर्ट है, जो जहाँ से शासन संभाला जाता है, वो मूव हो गया लूव्र से वर्सलीस। और फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये भी अधूरा रह गया, और ये कालीन शोपीस में शामिल हो गई। बड़े बड़े खर्चे करते थे राजा लोग भाई। ये सब राजाओं के रहने वहने के लिए कुर्सी, मेज पर और अलमारी, ये सब उसका कलेक्शन है, जो यहीं रहते थे मेरे ख्याल से। भले मंगाए कहीं और से गए हों, लेकिन इस्तेमाल यही हुए होंगे। और ये हैं बर्तनों का कलेक्शन। पता नहीं बर्तन है या क्या है, हमें तो सब प्लेटें ही दिख रही हैं, सुराही, प्लेटें। और बड़े फैंसी से तो नाम है इनके फ्लास्क के, वीनस द क्यूपिस, ऐसा इनमें से किसी फ्लास्क का नाम है। 4 नंबर ये वीनस, बताइए, ये जो है ये वीनस द क्यूपिस है, ये जो फ्लास्क है इसका नाम। तो ये है सब कलेक्शन। और ये हैं मोहरें और तलवारें, होंगी पुराने राजाओं की। अब इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। इनके भी कुछ होंगे फैंसी से नाम, मॉडर्नो, मैत्रे, खैर। ये भी कोई बक्सा ज्वेलरी बड़ा सा लग रहा है। और ये सब लग रहे हैं ऑर्नामेंट्स, ये लॉकेट वॉकेट जैसा कुछ, ये लगाते होंगे सिल्वर में शायद कहीं। फिलहाल ऑर्नामेंट्स हैं। अंगूठी, ये देखिए, ये अंगूठियाँ हैं। तो ये सब, ये इधर जितना भी ना, अच्छा पीछे जो था उधर शायद सिक्के थे। ये सारे ऑर्नामेंट्स, ये घड़ियां हैं, ये देखिए, वो क्या कहते हैं इस तरीके की घड़ी को, नाम नहीं आता रहा मुझे। फिलहाल ये घड़ियां हैं। ये रेत घड़ी है। रेत घड़ी में भी मतलब 1 2 3 4 5, मैंने 2 ही पोर्शन वाली देखी थी। सब घड़ियाँ। तो अब हम जा रहे हैं अपार्टमेंट्स नेपोलियन 3, नेपोलियन तृतीय, पता नहीं कितने, मतलब पहले के लोग जो हैं
जरूरी है एक ही नाम रखना, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम करके? ओके, सो आ गया ये नेपोलियन का अपार्टमेंट, नेपोलियन तृतीय का। जब शानदार है। आपको फोटो में ज़्यादा चमकदार दिखेगा, ज़्यादा गुलाबी गुलाबी, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा ही है। धूल वूल नहीं साफ करते होंगे या कर देते होंगे, लग रहा है, या इसका रंग ही ऐसा हो गया होगा, उड़ गया होगा मे बी। फोटो में फिर भी थोड़ा साफ दिख रहा है। अरे पर्दे, फोटो में धूल वूल नहीं दिख रही पर्दों पर। ये जो है नेपोलियन तृतीय का अपार्टमेंट हुआ करता था। तो इधर से जब आप घूम के आएंगे तो आपको यहाँ पे आके असली चीज़ मिलेगी। ये तो वो तो बस झलकी थी। ये देखिए आप, जिस रंग की दीवारें, मतलब जिस मटेरियल, कपड़ा ही लगाया गया है मेरे ख्याल से, बढ़िया, महंगा, चमकीला, आलीशान कपड़ा, वही उसी से पर्दे, दीवारें, सोफे, कुर्सियाँ, यहाँ वाली नहीं, बाहर वाली, सब इसी से बनवा दिया। ये देखिए, सुनहरा और गुलाबी, जो भी कह लीजिए इसको, डार्क गुलाबी, मरून, इसका जो कॉम्बिनेशन तैयार किया है ना, वाह, पोर जो है आलीशान। इसका जो क्या कहते हैं, हमको तो शब्द भी नहीं मिल रहे, झलक रहा है। रईसी भी छोटा शब्द है भाई। ग्रैंडियोर, सही है। तो ये है अपार्टमेंट नेपोलियन तृतीय का अपार्टमेंट। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि नेपोलियन तीसरे भी थे, पहले ही वही एक ही थे, नेपोलियन बोनापार्ट। यही थे क्या नेपोलियन तृतीय? पता नहीं, कोई कुछ लिखा नहीं दिख रहा। ये शायद इनकी पत्नी होंगी। और ये इनका दावत खाना, लग तो वही रहा है। शाही दावत यही को होती होगी। वही कुर्सियाँ, तो ये नेपोलियन तृतीय के अपार्टमेंट में जितना भी सामान था उसकी, मैंने बोला था, सफाई वफाई नहीं करते होंगे। और यहाँ वैसे भी उतनी धूल तो नहीं आती होगी,
ये देख के तो लग रहा है ना इतने समय में तो पता नहीं क्या हो गया होता है। देखिए सामने जो पर्दा है, धागे निकल रहे हैं इसके। तो ऐसा नहीं है कि इसकी जो है इसको साफ एकदम साफ सुथरा रखा जाता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये एंटीक चीज़ें हैं, ख़राब हो जाएं छूने छुआने में। लेकिन इतने सालों पुरानी चीज़ पर सिर्फ इतनी ही धूल पड़ी हो, ये थोड़ा तो हो सकता है टाइम टू टाइम एक तय अंतराल के बाद इनको साफ कर दिया जाता होगा। और ऐसा नहीं है कि इस महल से आपको जो है बाहर का जो बाहरी दुनिया है वो नहीं दिखेगी। ये देखिए, ये शहर का हिस्सा वो इसकी खिड़की से दिख रहा है। मेट्रो का साइन, ये सामने कारें, और ये बिल्डिंग बड़ी सही है। वाह, कांच का पूरा, पता नहीं बिल्डिंग है सिर्फ कांच का इंस्टॉलेशन है। और आपको दूसरी तरफ भी इसी महल की, इस म्यूजियम का ये जो स्ट्रक्चर है वो दूसरी तरफ भी इसी का ही है, और बीच में शहर का हिस्सा। राजसी ठाठ जो थे वही थे। तो यहाँ कलाकृतियाँ हैं और कलाकार भी हैं। लोग बैठ के यहाँ पे इन आर्ट पीसेस को अपनी कला में उतारते हैं। अच्छा, इससे मुझे याद आया, ये पैलेस जब नेपोलियन का शासन ख़त्म हो गया था उसके बाद शायद ये आर्ट एकेडमी की तरह इसका इस्तेमाल होता था, ये जो संग्रहालय था नेपोलियन म्यूज़ियम का। एंड फिर उसके बाद जाके इसको रीनेम करके लूवर म्यूज़ियम के नाम से इसको प्रॉपरली एक कला संग्रहालय के तौर पे शुरू किया गया। तो मेरा लूवर म्यूज़ियम का टूर पूरा हुआ। अब और ज़्यादा देखने की ना मेरी इच्छा है ना ताकत। ये देखिए गठरियाँ। अच्छा, यहाँ ना इसी फ्लोर पे ऊपर जाके एक स्टूडियोज़ करके एक कॉर्नर मिलेगा आपको, और सेक्शन है, उसमें जाके आप पेंटिंग का पज़ल पूरा करना, कलर भरना ऑलरेडी बनी हुई पेंटिंग में, इस तरीके की एक्टिविटीज़, अच्छी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, इंगेजिंग, बशर्ते आपके पास टाइम हो और आपका करने का मन हो। तो सही रहा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी। और अब हम जा रहे हैं, यहाँ अंदर के पास वेज बर्गर का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो यहीं पे खाना खा लेते। तो इसलिए हम जा रहे हैं बाहर, देखते हैं कि बाहर कुछ आसपास खाने को मिलता है। और बाहर निकलते ही सबसे पहले देखिए क्या दिखा, आईफिल टावर। और ये फेरिस व्हील, तो ये लूवर म्यूजियम, आईफिल टावर, फेरिस व्हील के सामने बीच में सीधे, अभी यहाँ से दिख नहीं रहा मोबाइल में, वो है आर्क दे ट्रिम्फ। इसको भी नेपोलियन बोनापार्ट ने बनवाया था। तो देखिए चम 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 करते आईफिल टावर। तो ये आ गया कॉन्कॉर्ड, ये जो स्तंभ दिख रहा है, इसको आप नई वाली जो अमर जवान ज्योति जहाँ शिफ्ट हुई है ना समर स्मारक में,
वहां जैसा स्तंभ है उसको वैसा ही समझ लीजिए आप। और इसके भी पीछे दूर है वो ट्रिम्फ द आर्क, आर्क दे ट्रिम्फ। और ये आईफिल टावर भाई साहब खड़े हैं। तो कॉन्कॉर्ड मेरे ख्याल से यही नाम है। इसको पार करते हुए हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए इस पे क्या क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखना पड़ेगा एक्चुअली है क्या। ये तो कुछ कंस्ट्रक्शन जैसा दिख रहा है। हाँ, तो इसको पार करते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे ट्रिम्फ द आर्क, आर्क द ट्रिम्फ की तरफ। ये रोशनियां जहाँ पे जाके मिल रही हैं वही है ये आर्क द ट्रिम्फ। हम लगभग पास पहुंच गए हैं ट्रिम्फ द आर्क के। अच्छा, यहाँ पे ये है कि जो मेन रोड है जो सीधे उस स्ट्रक्चर तक जाती है, वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। आपको इधर या उधर दोनों किसी किनारे चलना होगा। तो बीचों बीच वाला जो पाथ पकड़ने का प्लान था वो यहाँ नहीं हो सकता। और ये देखिए सब पूरा सजा हुआ है। क्रिसमस के चक्कर में ज़्यादा ही सजा हुआ है ये सब, मुझे लग रहा है। हो सकता है वैसे भी सजा रहता हो। ये पेड़ों को देखिए क्या बना दिया है। तो ये ट्रिम्फ, आर्क दे ट्रिम्फ के ठीक पास एक इमारत है, गायंट सेंट लॉरेंट। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मेरी नज़र इस पर इसलिए पड़ी क्योंकि आप देखेंगे कोई इवन जो है रिफ्लेक्शन नहीं है। एक ब्लॉक में किसी जो सामने दिख रहा है, एक ब्लॉक में उसके एक हिस्से का रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो दूसरे ब्लॉक में कंटिन्यू नहीं कर रहा है। जैसे मुझे देखिए, मेरे घुटनों से नीचे के पैर का रिफ्लेक्शन आपको इसमें मिलेगा, ना कि इस वाले में। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। ये देखिए मेरे पैर अलग चल रहे हैं और मैं अलग चल रही हूँ। और इसमें तब मेरे पैर अब फिर से मेरे पैर आ गए और इसमें मेरे पैर गायब हो गए। मुझे नहीं पता ये कैसे किया, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर देखिए आप, अंदर धंसा हुआ, बाहर निकला हुआ, इस तरीके का है। वो याद आ गया, सर्कस में जाते थे वो, क्या वो शीश महल नहीं, जिसमें आईने ही आईने लगे रहते थे। तो ये सही लगा। और हम पहुंच गए हैं आर्क दे ट्रिम्फ के पास। भाई ये दूर से देखा लगा, अरे अभी बस पहुंच गए 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। हद से आधा घंटा, 1 घंटे से मैं चल रही हूँ। हालांकि बीच बीच में, हालांकि 1 घंटे से ऊपर हो रहा है। 1 घंटा मैं सब हटा के काउंट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा इधर उधर कुछ देखती हुई, चीज़ें देखती हुई आई थी। तो फाइनली अब मैं इसके सामने पहुंच चुकी हूँ। तो यही है आर्क दे ट्रिम्फ। किनारे किनारे चलते चलते घंटे भर तक फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। तो यहीं से नेपोलियन की सेना इस दरवाजे से होके गुजरती थी, सम्मानित की जाती थी। और फ्रांसीसी सैनिकों, क्रांतिकारियों के सम्मान में नेपोलियन ने इस गेट की रचना करवाई थी, निर्माण। और यहाँ पे कुछ बैंड बाजा बज रहा है। हो सकता है कुछ इनका रेगुलर होता हो प्रोसेशन। चलो, ये मुझे वही लग रहा था कि कहीं इस गेट के नीचे से तो गाड़ियाँ नहीं निकलती हैं। तो इस गेट के नीचे से तो गाड़ियाँ नहीं निकल रही हैं, हाँ, लेकिन आसपास से सब जगह से निकल रही हैं। जैसे पहले इंडिया गेट का मैंने सुना था कि इंडिया गेट के नीचे से भी गाड़ियाँ निकलती थी बीच, फिर बाद में उसे बंद करवा दिया गया था। वो पूरा एरिया जो है गाड़ियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो अभी क्या है कि इधर से, आगे से, पीछे से गाड़ियां निकल रही हैं, बीचों बीच से नहीं निकल रही, क्योंकि बीच में फ्रांस का झंडा लगा हुआ है।
तो आगे हम आर्क दे ट्रिम्फ। तो यहाँ पे दिख तो रहा है कि कई लोग खड़े हैं। ये वही जो बैंड बज रहा था, इनका कोई प्रोसेशन होता होगा। तो ये जो है पूरा ये जो गोलाई से सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ रही हैं, इस सर्कल के अंदर ये है। कहीं जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं दिख रही है और मुझे दिख भी गया है, मतलब ये इससे ज़्यादा मैं अंदर जाके क्या ही देखूंगी। तो यही है आर्क दे ट्रिम्फ। तो आर्क दे ट्रिम्फ देख लिया और दाल चावल खा लिया, बढ़िया चाय दूध वाली पी ली, और हम जा रहे हैं हॉस्टल। आपसे मिलते हैं कल।